गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में बात की थी। मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होते हैं। आज हम उसी में ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत व्यक्तित्व परीक्षण पे बात करेंगे। व्यक्तित्व परीक्षण को इंग्लिश में पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। व्यक्तित्व तो आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बताती हूँ कि व्यक्तित्व क्या होते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के गठन, रुचि, व्यवहार, क्षमताओं, योग्यताओं का एक संगठन है। यानी कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वह जो है व्यक्ति के जो गठन है, यानी उसकी शारीरिक गठन, उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, उसकी रंग, रूप आदि जितनी भी चीज़ें ये उसके गठन के अंतर्गत आते हैं। रुचि, उस व्यक्ति की किन किन चीज़ों में रुचि है इससे संबंधित होते हैं। उसका व्यवहार, क्षमताओं और उसकी योग्यताओं, यानी उसमें कौन कौन से और आंतरिक गुण हैं, इन सभी के संगठन को व्यक्तित्व कहते हैं। अगर वैसे देखा जाए साधारण भाषा में तो मनुष्य के सभी प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहते हैं। आंतरिक गुणों का मतलब है जो व्यक्ति के अंदर होती हैं, जैसे कि उसकी रुचि, उसका क्षमता, उसकी योग्यता, उसका व्यवहार, ये सारे उसके व्यक्ति के आंतरिक गुण के अंतर्गत आते हैं। और बाह्य गुण में जैसे उसका रंग, रूप, आकृति, लंबाई, चौड़ाई, उसके नाक नक्शे, ये सारे गुण जो है उसके बाह्य गुणों के अंतर्गत आते हैं। तो जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है या व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, इन्हीं आंतरिक एवं बाह्य गुणों के समावेश, यानी इन दोनों के मिल जाने से ये दोनों को मिलने के बाद ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यानी कि अगर व्यक्तित्व की बात करा जाए तो व्यक्ति के जो बाह्य गुण और आंतरिक गुण हैं, इन दोनों का जो समावेश होता है वही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्ति की इन सभी योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों का मापन जिस परीक्षण के द्वारा किया जाता है उस परीक्षण को व्यक्तित्व परीक्षण कहते हैं। अभी जो मैंने बात की थी व्यक्तित्व परीक्षण की, वो क्या है कि व्यक्ति के अंदर के जो भी गुण हैं, आंतरिक और बाह्य, इन सारे गुणों का जो है परीक्षण जिस भी माध्यम से किया जाता है, इसका मापन जिसके माध्यम से किया जाता है उसे जो है व्यक्तित्व परीक्षण कहा जाता है। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियाँ। हर मापन की अलग अलग विधियाँ होती हैं। तो जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है, व्यक्ति के व्यक्तित्व जो है उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो इसका मापन कैसे किया जाए, किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका मापन कैसे किया जा सकता है। आम भाषा में अगर कहा जाए तो लोग कहते हैं वो लड़की गोरी है, लंबी है, चिकनी, बहुत अच्छी है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। हम जनरली कह देते हैं, लंबे चौड़े और सुंदर लोगों को देख के कह देते हैं उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन क्या वाकई पर्सनैलिटी सिर्फ इन्हीं का समावेश है? नहीं। पर्सनैलिटी का मतलब अभी हमने जैसे आपको आगे परिभाषा में बताया है कि व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य दोनों गुण उसमें शामिल होने चाहिए। जो व्यक्ति का आंतरिक गुण है वो बाह्य उसके गुणों को प्रभावित करते हैं और जो उसका बाह्य गुण है उसके आंतरिक गुणों को प्रभावित करता है। तो अब बात आती है कि हम इसका मापन कैसे करेंगे। तो व्यक्तित्व मापन करने के लिए बहुत अलग अलग विधियाँ दी गई हैं। व्यक्तित्व मापन की 3 विधियाँ प्रमुख हैं। इसमें एक है सामान्य विधि, दूसरी है प्रक्षेपण विधि या प्रोजेक्टिव टेक्निक, तीसरी है मनोविश्लेषणात्मक विधि। हर विधि जो है इसमें हर विधि के अलग अलग तरीके हैं, इनको अप्लाई करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य विधि की। सामान्य विधि में सबसे पहले आती है प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि आती है? प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि क्या होती है? इसमें जो है आपको एक
प्रश्नावली, प्रश्नों की एक ढेर सारी जो है सूची मिलती है, जिसमें आपको उत्तर हाँ ना में देना होता है, या फिर उसको अत्यधिक कम 5 बिंदु मापनी होती है। उसके आधार पर आपको जो है उसका बताना होता है कि आप उस बात से या उस प्रश्न से कितने सहमत हैं। इसमें हम इसको इससे दिखा सकते हैं, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, इसमें है क्या आप लगातार तनाव महसूस करते हैं। इसमें दिया है कभी नहीं, कभी कभी, अक्सर, हमेशा। ये एक प्रश्नावली विधि की ही सूची है, प्रश्नावली कहते हैं इसको। ये जो है ध्वनि प्रदूषण पे बनाई गई है प्रश्नावली, ठीक है। इसमें देखिए अलग अलग तरीके के प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। ये व्यक्तिगत विवरण होता है। इसमें देखिए प्रश्नों की सूची पूरी तैयार है। देखिए प्रश्न 1 2 3 4 5 6 से लेके कई प्रश्न इस तरीके से बने हैं। इसमें कुल प्रश्न बने हैं जाके अलग अलग जो है डायमेंशन के प्रश्न बने हुए हैं। तो आप इसमें सिर्फ इतना देखिए कि प्रश्नावली में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका उत्तर कैसे दिया जाता है। जैसे इसमें दिया गया है, शोरगुल के कारण आप व्यग्रता व तनाव महसूस करते हैं। कभी कभी, कभी नहीं, कभी कभी, अक्सर, हमेशा। इसमें आप अगर शोरगुल के कारण तनाव महसूस करते हैं तो कब कब महसूस करते हैं। कभी नहीं महसूस होती है आपको शोर की वजह से तनाव, या कभी कभी आपको महसूस होता है, या अक्सर महसूस होता है, या हमेशा महसूस होता है। तो आप ये जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के हिसाब से आपका ये विचार होंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ हमको कभी कभी तनाव महसूस होता है तो व्यक्ति उस पर टिक कर देता है, अन्यथा हमेशा महसूस होता है तो उस पर टिक करता है, या फिर उसे नहीं महसूस होता है तो नहीं करता। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, इसमें है अपने आसपास की जगह की तंगी की से आप परेशान रहते हैं। कभी नहीं, कभी कभी, अक्सर, हमेशा। तो इसमें जिस भी व्यक्ति को जिस प्रकार की समस्या होती है वो अपने अनुसार इस पे उत्तर देता है। इसी तरीके से ये दूसरी प्रश्नावली है जो छात्र संघ चुनाव के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति का मापन करती है। इसमें देखिए इस प्रश्नावली में क्या दिया गया है, इसमें प्रश्न अलग प्रकार के होंगे। जैसे छात्र संघ चुनाव छात्र को देश का भावी नेता बनने में सहायक होता है। आपको क्या लगता है कि क्या छात्र संघ जो चुनाव होते हैं उससे छात्र जो हैं देश के भावी नेता बनने के लिए सहायक होते हैं कि नहीं। इसमें आपको जो उत्तर देना है, ये देखिए 5 पॉइंट्स दिए, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 पॉइंट्स में आपको किसी एक पे टिक करके अपनी सहमति और असहमति को दर्शाना है कि आप इस प्रश्न से, इस 7 नंबर के प्रश्न से कितने सहमत हैं। अब इसमें देखिए पहला प्रश्न, अगर आप पहले नंबर पर टिक मारते हैं तो इसका मतलब है आप पूर्णतः असहमत हैं। दूसरे पे अगर टिक मारेंगे आप तो इसका मतलब आप असहमत हैं। तीसरे पे नंबर पे टिक मारेंगे तो आप ना सहमत हैं और ना ही असहमत हैं। चौथे नंबर पे टिक मारेंगे तो आप सहमत हैं, और 5वें नंबर पे टिक मारेंगे तो आप पूर्णतः सहमत हैं। इस प्रकार से प्रश्नावली में अलग अलग प्रश्न होते हैं जिन पे आपको उत्तर देके अपने विचारों को प्रकट करना होता है। अब हम दूसरी टेक्निक की बात, इस सामान्य विधि में दूसरी विधि की बात करते हैं जो कि है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि में क्या होता है कि साक्षात्कार में एक जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति होता है और एक साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति होता है। इसमें क्या होता है कि हम आमने सामने बैठे होते हैं। इसमें भी जो है प्रश्नों की एक सूची होती है जो आपसे पूछा जाएगा, उसका आपको उत्तर देना होगा। लेकिन इसमें उत्तर हाँ और ना में ना देके आपको उस उत्तर को डिस्क्राइब करना होगा, उसका वर्णन करना होगा। साक्षात्कार विधि में जो है आप आमने सामने बैठते हैं और उसमें जो है आपसे जो है सामने वाला व्यक्ति जो साक्षात्कार ले रहा है वो कुछ प्रश्न पूछेंगे जिनको आपको उत्तर देना होता है। सामान्यतः ये जो है एक बातचीत की विधि होती है। ये बातचीत के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त किया जाता है।
इस तरीके की जो विधि है, परीक्षण है, वो ज़्यादातर नौकरियों के चयन के लिए किए जाते हैं। यानी कि नौकरियों में जो इंटरव्यू होते हैं वो उसमें जो है इस तरीके की विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से जो साक्षात्कार लेने वाला है वो देखना चाहता है कि आप उस काम के लिए कितने मोटिवेटेड हैं, कितने आप प्रेरित हैं, कितने अच्छे से उस काम को आप कर सकते हैं। जो तीसरी विधि है वो है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति की इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, या इसको हम कह सकते हैं केस हिस्ट्री मेथड। व्यक्तित्व इतिहास विधि में जो है व्यक्ति के बारे में हम जो है उसकी सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। ये सूचनाएं हम उसके स्कूल से, उसके घर से, उसके विद्यालय से, उसके आस पड़ोस से, उसके पड़ोसियों से, और जो भी है उनके मित्रों से, उनके दोस्त और जो है उनके रिश्तेदारों से, आदि इन सभी लोगों से हम जो है सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे जो है व्यक्ति की वर्तमान मानसिक स्थिति और उसके व्यवहार को समझा जाता है। घर में उसके भाई बहन, उसके दोस्त, उसके आस पड़ोस में जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आते हैं, उन सब से हम उस व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और बाद में उसका मूल्यांकन, उसकी एनालिसिस करके हम उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उस व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। जो नेक्स्ट है वो है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि में क्या होता है, इसमें जो है व्यक्ति के व्यवहार का अलग अलग समय में और अलग अलग वातावरण में उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक निरीक्षणकर्ता होता है जो व्यक्ति के किसी खास जिस भी व्यवहार का उसको जो है अध्ययन करना होता है, उस व्यवहार का वह निरीक्षण करता है समय समय पर और देखता है कि वह व्यक्ति उस व्यवहार को कब कब और किस सिचुएशन में करता है। जो अगली है वो है आत्मचरित्र। आत्मचरित्र लेखन, इसको ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं। आत्मचरित्र लेखन में क्या होता है, व्यक्ति अपने बारे में, अपने चरित्र के बारे में, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में सारी सूचना जो है एक कागज़ पे या एक पेज पे लिख के, या कुछ लोग डायरी भी लिखते हैं, उस पर लिख के जो है अपने बारे में सारी सूचनाओं को देता है कि उसको कब क्या घटना घटी और कब उसको क्या महसूस हुआ, कैसी फीलिंग आती है उसको, ये सारी चीज़ें जो है व्यक्ति अपने उस लेखन में जो है लिखता है। तो इसको ये आत्मचरित्र में जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफी मेथड है, जिसमें व्यक्ति अपने बारे में स्वयं ही जो है अगले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्तियों को बताता है, लिख कर बताता है। अपने जीवन से जुड़ी हुई हर छोटी से बड़ी चीज़ें वो लिख कर कहता है। तो बच्चों, आज हमने सामान्य विधि में बात की है प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, व्यक्तित्व इतिहास विधि और निरीक्षण विधि तथा आत्मचरित्र लेखन विधि। ये सारी विधियाँ जो हैं सामान्य विधि के अंतर्गत आती है, जो कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन के लिए सहयोगी विधि होती हैं। इन सब मेथड के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करते हैं। धन्यवाद।